जय हिंद। आज का टॉपिक है इल्तुतमिश द्वारा अपने विरोधियों का दमन। इल्तुतमिश ने अपने विरोधियों का कैसे दमन किया। सबसे पहले उसने एल्दौज का पतन किया। एल्दौज गजनी का शासक था। वह दिल्ली की संप्रभुता पर दावा रखता था। जब इल्तुतमिश दिल्ली में अपने प्रतिद्वंदी अमीरों का दमन करने में व्यस्त था, तब एल्दौज ने उसे अपने अधीन मानते हुए छत्र, दंड आदि राज चिन्ह भेजे, जो किसी संप्रभु द्वारा अधीनस्थ शासक को दिए जाते हैं। इल्तुतमिश ने उसे शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह अपनी आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करने में लगा था। कुछ समय बाद जब ख्वारिज़्मों ने एल्दौज को गजनी से मार भगाया, तो वह लाहौर आ गया। उसने कुबाचा को वहां से भगाकर लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा पंजाब से थानेश्वर तक विस्तार कर लिया। उसने दिल्ली के सिंहासन पर भी अपना दावा किया। एल्दौज के विस्तार को रोकना इल्तुतमिश के लिए आवश्यक था, क्योंकि एल्दौज यदि पंजाब में अपनी शक्ति संगठित कर लेता, तो दिल्ली में इल्तुतमिश सुरक्षित नहीं रह सकता था। 1215 से 1216 ईस्वी में तराइन के ऐतिहासिक मैदान में दोनों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें एल्दौज पराजित हुआ। तत्पश्चात उसे कैद कर बदायूं ले जाया गया, जहां उसका वध कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। इल्तुतमिश के लिए यह दोहरी विजय थी। प्रथम, उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला उसका प्रबल शत्रु उसका विनाश हो गया था। दूसरा, दिल्ली सल्तनत का गजनी से सदा के लिए संपर्क टूट गया, जिसके फलस्वरूप दिल्ली का स्वतंत्र अस्तित्व निश्चित हो गया। अब इसके बाद कुबाचा की पराजय। इल्तुतमिश का दूसरा प्रतिद्वंदी कुबाचा था, जो सिंध और मुल्तान का शासक था। इल्तुतमिश के गद्दी पर बैठते ही उसने सिंध, सागर, दोआब, सरस्वती, भटिंडा और लाहौर तक अपना अधिकार कर लिया। इस कारण वह उत्तर पश्चिमी सीमा और पंजाब में इल्तुतमिश का प्रमुख प्रतिद्वंदी था। एल्दौज ने लाहौर कुबाचा से छीन लिया था, परंतु जब वह इल्तुतमिश से परास्त हो गया, तब कुबाचा ने लाहौर पर पुनः अधिकार कर लिया। कुबाचा की शक्ति को तोड़ने के लिए इल्तुतमिश ने लाहौर पर आक्रमण किया। कुबाचा बिना युद्ध किए ही भाग खड़ा हुआ। इल्तुतमिश ने उसका पीछा किया तथा चिनाब स्थित मंसूरा के निकट एक युद्ध में उसे पराजित कर लाहौर पर अधिकार कर लिया। लाहौर पर अधिकार करने के बाद इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन को वहां नियुक्त किया।
लाहौर पर अधिकार करने के बाद जब इल्तुतमिश ने नासरुद्दीन को वहां नियुक्त कर दिया, उसके बाद सिंध क्षेत्र में अभी भी कुबाचा की शक्ति बची हुई थी। इस बीच 1221 ईस्वी में मंगोल विजेता चंगेज खान एक विशाल सेना लेकर सिंध की ओर बढ़ा। इल्तुतमिश मंगोल आक्रमण के संभावित खतरे को देखते हुए कुबाचा की तरफ ध्यान नहीं दे सका। जलालुद्दीन माकबरनी के वापस जाने के बाद उसने पुनः कुबाचा की ओर ध्यान दिया। 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश ने पुनः कुबाचा पर चढ़ाई की तथा भटिंडा व सरस्वती पर अधिकार कर उच्च और मुल्तान की ओर बढ़ा। कुबाचा भागकर निचले सिंध में स्थित भक्कर के किले में शरण ली। 3 माह के बाद इल्तुतमिश का उच्च पर अधिकार हो गया। अंत में विवश होकर कुबाचा ने अपने पुत्र बहराम मसूद को संधि का प्रस्ताव लेकर इल्तुतमिश के पास भेजा, परंतु इल्तुतमिश संधि अस्वीकार कर उसके पुत्र को बंदी बना लिया। अंत में विवश होकर कुबाचा ने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश का एक और शत्रु भी समाप्त हो गया। मुल्तान और उच्च को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। सिंध विजय को पूरा करने के लिए इल्तुतमिश ने निजामुद्दीन जुनैदी को वहां नियुक्त किया। निजामुद्दीन जुनैदी इल्तुतमिश का प्रसिद्ध वजीर था। इल्तुतमिश के समय में जब उलेमाओं ने हिंदुओं के समक्ष मृत्यु या इस्लाम की शर्त रखने की पेशकश की, तो वजीर जुनैदी ने कहा कि हाल ही में भारत में विजय प्राप्त हुई है। मुसलमान समुद्र में केवल एक बूंद के समान हैं और यह संभव है कि ये आदेश लागू करने पर हिंदू आपस में मिल जाएंगे और व्यापक स्तर पर गड़बड़ी पैदा हो सकती है। ऐसा उन्होंने समझाया कि अभी ये शर्त नहीं रखनी चाहिए कि हिंदुओं को इस्लाम स्वीकार करो या फिर मृत्यु को स्वीकार करो। इसके बाद इल्तुतमिश के सामने जो सबसे बड़ा खतरा था, मंगोल आक्रमण का खतरा, वो बहुत बड़ा खतरा था। और इल्तुतमिश ने कैसे इसका सामना किया? इल्तुतमिश के समय में भारत में मंगोलों के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ। मंगोलों के नेता चंगेज खां उर्फ तैमूचीन ने गोबी के रेगिस्तान व एशिया के घास के मैदान की समस्त बर्बर जातियों को अपने नेतृत्व में संगठित कर चीन, तुर्किस्तान, मध्य एशिया व पर्शिया को अपने पैरों तले रौंद दिया। उसने पर्शिया के शासक जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज्म शाह को संपूर्ण उसका साम्राज्य नष्ट कर दिया। ख्वारिज्म शाह स्वयं कैस्पियन सागर तट की ओर भागा तथा उसका सबसे बड़ा पुत्र जलालुद्दीन माकबरनी भागकर भारत की ओर आया। चंगेज खान भी उसका पीछा करता हुआ सिंधु नदी तक आ पहुंचा। जुबैनी लिखता है कि सुल्तान
आग और पानी के बीच में फंस गया। इसी समय चंगेज खान इल्तुतमिश के दरबार में अपना एक दूत भेजा, जिसका मुख्य उद्देश्य इल्तुतमिश को सावधान करना था कि वह जलालुद्दीन माकबरनी की सहायता न करे। उस समय पंजाब और ऊपरी सिंध दोआब का क्षेत्र चंगेज खान के सेनानियों कुबाचा, माकबरनी व खोखरों के बीच संघर्ष का विषय बन गया था। इल्तुतमिश ने प्रतीक्षा और अवलोकन का निश्चय किया। उसने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि दिल्ली साम्राज्य को इस उथल पुथल से रक्षा करनी है। स्थिति को चुपचाप देखता रहा। इसी बीच माकबरनी ने खोखरों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया तथा खोखरों के सरदार राय खोकर संकीन की पुत्री से विवाह कर सिंध सागर दोआब में अपनी स्थिति को बहुत मजबूत कर लिया। तत्पश्चात सियालकोट जिले के बसरौर स्थित दुर्ग पर अधिकार कर लिया। उसने आइनुल मुल्क नामक अपना दूत इल्तुतमिश के पास भेजा तथा मंगोलों के विरुद्ध उससे सहायता मांगी। इल्तुतमिश के सामने बड़ी कठिनाई थी। वह माकबरनी की सहायता कर चंगेज खान से शत्रुता मोल लेना नहीं चाहता था। उसने जलालुद्दीन माकबरनी के दूत आइनुल मुल्क की हत्या करवा दी तथा विनम्रता पूर्वक उसे शरण देने से इनकार कर दिया। इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन से प्रार्थना की कि वह पंजाब छोड़ दे। साथ ही उसने एक बड़ी सेना भी युद्ध के लिए तैयार कर लिया। जलालुद्दीन माकबरनी इल्तुतमिश से युद्ध करना उचित नहीं समझा, अतः अपना ध्यान कुबाचा की ओर मोड़ा। उसने उच्च के निकट कुबाचा को पराजित किया तथा सिंध के दक्षिणी भाग को लूटकर 1224 ईस्वी में भारत छोड़कर पर्सिया चला गया। जब तक चंगेज खान जीवित था, पुनः उसने सिंधु नदी के पश्चिम में राज्य विस्तार की लालसा नहीं की। इस प्रकार इल्तुतमिश की दूरदर्शिता ने तुर्की राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लिया। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सिंध राज्य का प्रयोग मध्यवर्ती राज्य के रूप में किया। माकबरनी के भारत से चले जाने के बाद इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अपना ध्यान बंगाल की ओर आकर्षित किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।